नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स से और लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो भी स्टेट की पीसीएस एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली रेगुलर सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल निःशुल्क जो है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्प्ले हो रहा है यहां पर। तो हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जुडिशरी से कोलेजियम सिस्टम। देखिए ये है क्या, एक तरीके से समझिए कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, जो उनका ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है ना 1993 से। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। एनजेएसी भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसको स्क्रैप किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। 99th आपका वो अमेंडमेंट था जिसमें हमारी माननीय न्यायालय ने बोला कि यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर जो है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, इसलिए उसने उस ग्राउंड पर उसको क्या किया था, वहां पर स्क्रैप किया था। आर्टिकल 50 जो है वहां पर लिखा गया है कि न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से है वो पूर्णतः वहां पर क्या है, सेपरेशन है, क्या है, पृथक्करण है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो अनक्लॉज है, ये आप लोगों को पता होगा कि टेरिटोरियल जोन होता है, कंटीशियस जोन होता है, आपका EEZ होता है, हाई सी जोन होता है। तो जो कोई, जैसे हमारा भारत है, अब इसकी जो हमारी तटरेखा है वो काफी लंबी है, तो यहां से जो ये क्षेत्र है आपका, तो इस पर किस तरीके से जो है कौन से कानून लागू होंगे जिसके द्वारा इस क्षेत्र का विनियमन किया जाएगा, तो उसके संदर्भ में 1982 की आपकी ये वैश्विक संधि है, समुद्री कानून भी समझ सकते हैं आप इसको। तीसरा बुक्सा टाइगर रिजर्व है, दूसरा भी आपका किस में आ गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। थर्ड जो है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। यहां पर जो है ये न्यूज में है क्योंकि वहां पर बायोडायवर्सिटी में एनहांसमेंट हुआ है ना, तो नंबर्स जो है वहां पर रेज हुए हैं, उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए आपका न्यूज में है बुक्सा। ये आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद साइंस एंड टेक का आपका स्मार्ट जो है आपका सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है, उसके बारे में जानकारी है, थर्ड पेपर से रिलेटेड है। और थर्ड पेपर से ही जो नेक्स्ट है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंक और एनबीएफसी का को लैंडिंग प्रोग्राम था, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एनपीए का इशू जो है हमेशा से जो है हमारे लिए कॉन्सर्न का सब्जेक्ट रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे पहले। और यहां पर जो आज का दिन है हमारा, ये आपका विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में ही क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। 16 दिसंबर 2021 विजय दिवस। और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है वही हमारी टीम के लिए और हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है। तो दोनों तरफ से मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए 24/7 लगी रहती है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में देख रहा था मैं, हिंदी इंग्लिश। देखिए एक बात यहां पर बिल्कुल मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, है ना, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझ के आप समझे इस चीज को। मेरा व्यक्तिगत अनुभव काफी लंबा है सिविल सर्विसेज में, 10-11 साल का अनुभव है मेरे को। तो मैं बता रहा हूं कि जहां पर वैचारिक स्पष्टता होती है मस्तिष्क में, वहां पर भाषा अवरोध नहीं होती। भाषा जो है केवल अपने शब्दों को, अपनी चीजों को शब्दों में दूसरे तक पहुंचाने का केवल उसका संदर्भ है। इसको थोड़ा समग्रता में सोचिएगा, विचारिएगा। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो उसके लिए मोस्ट वेलकम है हमेशा हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। तो जो पहला हमारा टॉपिक है कोलेजियम सिस्टम, जीएस पेपर 2। अब यहां पर गवर्नमेंट ने अभी कहा है, देयर वाज अ कॉल फ्रॉम विद इन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंटेरियंस टू चेंज द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो सीधी बात है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की जो
आपकी कोलेजियम प्रणाली है, इस पर हमेशा ट्रांसपेरेंसी का जो इश्यू है बना रहता है कि भैया जजेस ही मिलके अगर जजों की नियुक्ति करेंगे तो कहां से ट्रांसपेरेंसी होगी। तो वो बोलते हैं कि इसको आप न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करो, आप इसमें कुछ सरकार के आदमियों को भी रखो और आदमियों को रखो। तो भैया वहां पर जुडिशरी बोलती है कि कैसे रख ले, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। तो ये मुद्दा लगातार चला आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अब देखिए हमारे संविधान में जजों की जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभिक्रिया है, जो मैकेनिज्म दिया गया है वो क्या है बताइए जरा, आप समझिएगा। अब इसको हम देखते हैं कि अभी जो विषय है ये कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव है ये विषय, ठीक है ना। ये नियुक्ति की बात कर रहा हूं मैं जजेस की। अब ये कैसे होती है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी सलाह में करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये आप लोगों को पता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से यहां पर सलाह लेगा कौन, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अभी हम देखेंगे कंटेक्चुअल कि कहां पर किस कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां पर राय दी जाएगी किसके द्वारा, किसके द्वारा, राय में अगर अंतर हुआ जजों की राय में और अगर राष्ट्रपति की जजों में, मतलब राष्ट्रपति की राय में और जजेस की जो ओपिनियन है अगर उसमें डिफरेंस आता है, तो पहले जो प्रावधान था वो ये था कि राष्ट्रपति के मत को, जो उसका विचार है, उसकी जो राय है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट केस बोला जाता है, जिसको एसपी गुप्ता बनाम क्या बोलते हैं हम, एसपी गुप्ता वाद के नाम से जानते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहां राष्ट्रपति की राय को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन फिर इस जो निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया। कब चेंज किया, जो सेकंड जजेस केस है आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो बोला जाता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस, ठीक है ना, बार काउंसिल को ही बोलते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स। तो ये सेकंड जजेस बोलते हैं केस, सेकंड जजेस केस 1993। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जजों की नियुक्ति में जजेस की ही ओपिनियन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देख रहे हैं आप किस तरीके का संघर्ष चल रहा है, डेवलपमेंट। अब यहीं से आपका नींव पड़ती है कोलेजियम सिस्टम की, ठीक है ना। कोलेजियम व्यवस्था का मतलब यह है कि वो एक ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब एक समूह है, जो जजों का समूह है, जो नियुक्ति देखेगा, स्थानांतरण देखेगा जजों के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद जजेस थर्ड केस आएगा आपका 1998 में। उसमें क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया कोलेजियम की वर्किंग कैसी होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे और 4 आपके जो सीनियर जजेस होंगे, वरिष्ठ जजेस होंगे, वो बैठेंगे। इनका ग्रुप डिसाइड करेगा कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाना। हाई कोर्ट के संदर्भ में यहां पर सीजीआई रहेंगे, लेकिन यहां हाई कोर्ट के 2 आपके वरिष्ठतम जजेस रहेंगे। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट में नियुक्ति करना है और हाई कोर्ट के जजों का जो स्थानांतरण है उसमें सीजेआई होंगे, 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे और 2 आपके सीजे होंगे वरिष्ठतम, है ना, जो आपके जजेस हैं, कहां के, हाई कोर्ट के। ये आपका क्या है, इसकी संरचना है। अब इसके संदर्भ में मुद्दे क्या रहे समझिएगा। सबसे पहला जो मुद्दा है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सबसे बड़ा रूल है डेमोक्रेसी का। कैसे, पहले सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता था, एक राजा होता था, उसी के अंदर कार्यपालिकी शक्ति, उसी के अंदर न्यायिक शक्ति और उसी के अंदर विधायिका वाली शक्ति होती थी। तो भैया सेपरेशन ऑफ पावर का वर्ल्ड हिस्ट्री में कंसेप्ट आता है जब से हम मॉडर्न एरा देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, है ना। आप देखेंगे पुनर्जागरण के बाद से आप देखेंगे, तो अब वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर मेन डोमेन है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है ना उससे। अब एक ही संस्था जो अपने संस्था के लोगों की नियुक्ति कर रही है वो किस तरीके से बायस्डनेस से ऊपर उठ के काम करेगी, इसको समझिएगा। ये आपका एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो है कि न्यायाधीशों के द्वारा अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो पारदर्शिता के तो बिल्कुल खिलाफ है वो, दूसरा मुद्दा ये। तीसरा मुद्दा ये है कि अगर कोलेजियम मतलब जजों के द्वारा खुद ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो इसको जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है, न्यायिक अतिक्रमणता बोला जाता है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल जो आपका ओवररीच है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइएगा। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो यहां पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, मैं थोड़ा एनजेएसी को और आपको क्या कर देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं एनजेएसी को, क्योंकि कोलेजियम यहां पर देख रहे हैं। तो एनजेएसी लाया गया कि भैया एक आयोग बना देंगे, 16वीं लोकसभा में पहली बार 30 वर्षों के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला। तो यहां पर उन्होंने बोला कि भैया कोलेजियम व्यवस्था लाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि सीजेआई होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे आपके, और संघ सरकार के विधि मंत्री होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। लेकिन वो एमिनेंट पर्सन जो होंगे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा नहीं थी और बोला गया कि उनका टेन्योर 3 वर्ष होगा, लेकिन इनकी री
अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी। इनमें दो में से एक जो है एमिनेंट व्यक्ति जो पर्सन, उसमें से एक आपका एससी एसटी या पिछड़े वर्ग या महिला वर्ग से संदर्भित होगा। और ये जो दो एमिनेंट पर्सन होंगे, इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पीएम होंगे हमारे, सीजेआई भी होंगे हमारे, और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे या दूसरा सबसे बड़े दल का नेता होगा, क्योंकि विपक्ष का भी वहां पर 10% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, तो वहां पर विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं हुई थी। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनती है, ठीक है ना। तो ये यहां पर मुद्दा था। अब यहां पर एनजेएसी को जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो बोला कि भैया ये मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये तो जुडिशियल इशू है। तो आप यहां पर न्यायालय की जो इंडिपेंडेंसी है, जो न्यायालय की स्वतंत्रता है, उसके साथ यहां पर आप क्या कर रहे हो, संघर्ष पैदा कर रहे हो, और इसी बिहाफ पे उन्होंने स्क्रैप कर दिया एनजेएसी को। अब कॉलेजियम में सुधार की बात जो की जाती है, किन पॉइंट्स में की जाती है, बोलते हैं कि जो नियुक्ति होगी वो बेंच से होगी। बेंच मतलब न्यायपालिका वर्सेस बार। तो सरकार बोलती बार से ज्यादा लोगों की नियुक्ति कीजिए, और न्यायपालिका बोलती बेंच से। तो ये मुद्दा है कि कहां से जजेस की नियुक्ति ज्यादा होगी। दूसरा, सीनियरिटी बेसिस जो बोलती है वो कौन बोलती है, न्यायपालिका, लेकिन सरकार बोलती है प्रभाव उत्पादकता के आधार पर जजों की नियुक्ति करिए, इफिशियंसी के आधार पर। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। चौथा, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए, चेक एंड बैलेंस, एक जांच कमेटी होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। सुधार के लिए पॉइंट्स है, मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट पॉइंट बता रहा हूं आपको। सरकार ने कहा जांच समिति विधि मंत्रालय द्वारा गठित की जानी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका फिर बोली कि भैया सरकार का इंटरफेयर है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, ठीक है ना। और एक बात और की जाती है कि जो भी प्रणाली आप अपना रहे हैं जजों की नियुक्ति के लिए, उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए ना, रिटर्न में दिखाइए, ट्रांसपेरेंसी दिखाइए कि किस नाम को कैसे आपने वहां पर रखा, किस व्यक्ति को किस आधार पर अपॉइंटमेंट दिया आपने, और उसके लिए क्या योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। इन सब मुद्दों को वहां पर देखा जाता है। लेकिन अगर आप कंक्लूड करेंगे तो इसमें लिखा जाना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियों में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से वहां पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के कॉन्ट्राडिक्शन में होगा। ये पूरी चीजें जो मैंने बताया है, ये कोर पार्ट है आपका, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में लिखिए, चाहे आप जीएस पेपर 2 में लिखिए, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। अब यहां पर ये जो ड्राफ्ट किया गया है मेमोरेंडम, उसका क्या रीजन बता रहे हैं, जो एमओपी बता रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, यही कीवर्ड है, और जवाबदेहिता किस सिस्टम में, जो आपके अपॉइंटमेंट वाली सिस्टम है, किसके, जजेस के, वॉज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इट वॉज पेंडिंग। ये अभी भी पेंडिंग है। अब ये जो एक्सरसाइज है, जो आपकी नियुक्ति का प्रावधान है संविधान में, वो कहां है, तो 124 जो आपका आर्टिकल है उसका सब क्लॉज 2 है कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बाद में जो आपको मैंने बताया, जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वाला जो आपका केस था, उसके बाद फिर कॉलेजियम के द्वारा ये व्यवस्था जो है अब संचालित की जाती है। नॉर्मल सी चीज है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब वो यहां पर वो बता रहे हैं कि भैया इसके द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा जजेस का, ठीक है ना। और वो डिसाइड करेगा एक फोरम, जो फोरम होगा आपका जजेस का ग्रुप होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। वहीं आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो 2 आपके वहां पर क्या होंगे, हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जजेस होंगे। नो सच मेंशन, इस तरीके का कोई भी प्रावधान जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है ना, ये याद रखिएगा। ये संविधान में नहीं है कॉलेजियम सिस्टम। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, ये नॉर्मल सी चीज है। और ये आपका वारंट और सील दोनों के द्वारा किया जाता है, ये समझ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। वारंट और सील किसकी, राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित वारंट, सील, जजेस की भी, गवर्नर की भी, कैग की भी, ऐसी नियुक्तियां जो है इस आधार पर की जाती है। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इट इज स्ट्रिक्टली अ रूल that the CJI would only be chosen on a seniority basis। ये न्यायपालिका का मुद्दा। This has happened after the controversy of 1970। तो अब इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बता रहे हैं, तो वही आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 बता दिया गया कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है नियुक्ति तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और अगर हाई कोर्ट में करना है तो राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके परामर्श के बाद, जैसा राष्ट्रपति उचित समझेगा, जैसी उसको संतुष्टि होगी, तो फिर वो उसके द्वारा वहां पर क्या करेगा, नियुक्ति करेंगे। अब इसके बाद आर्टिकल 217 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। यहां पर यही बताया जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो गवर्नर, और जब अपॉइंटमेंट की बात होगी जजेस की तो वो क्या करेंगे, अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी वहां पर परामर्श करेंगे। नॉर्मल सी चीजें देख जाइए, कंटेक्चुअल पार्ट है। अब यहां पर जो है कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी को ये क्या करेंगे, यहां पर
क्या कर रहे हैं यहां पर, कंपेयर कर रहे हैं, देख जाइएगा, मैंने सारी चीजें आपको ब्रीफ कर दी है। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये अनक्लॉज से रिलेटेड है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून बोला जाता है। और जो हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया वही चीज है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे तो टेरिटोरियल जोन है 12 नॉटिकल मील, फिर 12 नॉटिकल मील और आगे जाएंगे तो कंटीशियस जोन है, फिर उसके बाद EEZ बोलते हैं, 176 उसमें और ऐड कर दीजिए 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद जो है 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया हाई सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंडिया ने यहां जो है इंडिया रिमेन्ड कमिटेड टू प्रमोटिंग अ फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ एंड अनडॉन्टेड बाय coercion. The center recently informed parliament while reiterating support for the UN clause. नॉर्मल सी चीज है, भारत यहां पर हमेशा जो है फ्री और सिक्योरिटी और रूल बेस्ड वहां पर जो है रेगुलेशन की डिमांड करता आया है, उसी को सपोर्ट भी करता है, किसमें, समुद्री कानून के संदर्भ में। अब अनक्लॉज के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो अनक्लॉज जो है आपका एक लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया 1982 को और ये इफेक्टिव हो गया आपका 1994 से। इसने रिप्लेस किया जेनेवा कन्वेंशन जो था आपका अप्रैल 1958 का, जिसके संदर्भ में टेरिटोरियल सी, कंटीशियस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सीज, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन द हाई सीज। अब देखिए समुद्र के अंतर्गत जो संसाधन है उनका दोहन भी तो उनका विनियमन इसी आधार पर किया जाएगा, उसी से संदर्भित आपका कानून है। अब इसके अंतर्गत 3 जो है आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इसको याद रख लीजिएगा। पहला इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जैसे हमारे यहां आर्टिकल 323A और 323B आप देखेंगे वहां पर क्या है बताइए, वहां पर ट्रिब्यूनल की व्यवस्था, वैसे ये भी एक तरीके का क्या है, न्यायिक मुद्दों के समाधान के लिए है ना, वो भी क्या समयबद्ध तरीके से, उसके लिए ट्रिब्यूनल होगा फॉर द लॉ ऑफ द सी। दूसरा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। तीसरा कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, उसके क्या आउटकम्स थे, उसमें क्या जो है कमी थी, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है कोर पार्ट है ज्योग्राफी का, ये आंसर लिख के दिखाइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट दिया गया है कि जो अनक्लॉज है इसमें यूनिवर्सल नॉर्म्स है, पहली चीज, उसी के द्वारा जो है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है, उन मानदंडों के साथ जो समुद्र तल है, जो आपका सी बेड यूजर्स हैं और जो कोस्टल नेशंस हैं, है ना, उनके लिए जो वो स्पष्ट सीमाओं का विभाजन करके वहां पर डेमार्केशन करता है, बाउंड्रीज को, क्लियर कट बाउंड्रीज को वहां पर मेंशन करता है। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि डिस्प्यूट ना हो। उसके बाद जो अभी अनिश्चितता है और जो संघर्ष है इसके संदर्भ में, वो क्या है, लिमिट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड मार्जिन एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अनक्लॉज। ठीक है, मतलब ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ और मार्जिन की सीमाएं हैं और उस पर रखे गए जो आपके अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में जो अधिकार हैं, दायित्व हैं, उसके बारे में जो मौजूदा अनिश्चितता और संघर्ष है, उसका समाधान अनक्लॉज के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका लॉ है इसको लॉ ऑफ सी के नाम से, लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। ये डिवाइड करता है आपको जो आपका मरीन एरिया होता है ना, उसको कितने पार्ट्स में, कितने जोन में, तो 5 जोन्स में। इंटरनल वाटर बोला जाता है, फिर टेरिटोरियल सी है आपका, कंटीजियस जोन है, EEZ है और हाई सीज है, मैंने पहले ही आपको बताया। यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, आप देख जाइएगा, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका कंटेक्स्ट बता रहे हैं। तो इंडिया ने जो डेवलप किया है यहाँ पर, जो भी हमारा संदर्भ है उसको किस आधार पर वो बता रहे हैं, तो इट्स मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, मतलब वहां पर सहकारिता की बात है विद रीजनल पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं हमारे जो क्षेत्रीय जो पड़ोसी राज्य हैं, राज्य बोला जाता है देश को पॉलिटिकल साइंस में, इन सिंक विद इट्स विजन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना, एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर है ना, ये सागर आपने सुना होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टेप जो है इसमें इंक्लूडेड है आपका मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एड्रेस कंटिजेंसीज दैट मे अराइज। सीधी बात है, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ मिलकर सहकारिता है ना, समन्वय को जो है वहां पर हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और उस हिसाब से रीजनल पूरे रीजन की ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं कि सब जो है आपस में मिलजुल के यहां पर विकास करे और उस विकास का जो फ्रूट है, जो फल है, उसको सब साझा रूप से जो है उसको क्या करे, उसका सेवन करे, उसको जो है प्राप्त करे। इन एडिशन इंडिया प्रोएक्टिव एंगेज विद रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल मैरीटाइम फोर्सेस, जैसे आपकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती, मालाबार वगैरह सुना होगा आपने। उसके अलावा संयुक्त जो आपका सर्विलियंस होता है, निगरानी का संदर्भ है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अमंग अदर टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन, है ना। तो ये आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ तैनात होते हैं
पेट्रोल, वही जो आपके पेट्रोल से भी संदर्भित आपके शिप्स होते हैं ना, उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो जीएस पेपर 3 से है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है इसका, बुक्सा टाइगर रिजर्व है आपका। यहाँ पर अभी हाल ही में देखा गया है कि ये आपका कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में उसके नदन वाले पार्ट में जो एयरपुर द्वार आपका जिला है वहां पर बुक्सा जो है रिजर्व है। वहां पर आप देखेंगे कि अभी जो है वन घनत्व में वृद्धि हुई, डेंसिटी में, और यहां पर बताया जा रहा है हैड अट्रैक्टेड अ रॉयल बंगाल टाइगर स्पेशली, ठीक है ना, द बिग कैट प्रे बेस स्पेशली डियर हैड अट्रैक्टेड अ रॉयल बंगाल टाइगर अ फर्स्ट सच साइटिंग इन 23 ईयर्स, मतलब लास्ट 23 ईयर्स में पहली बार ये देखा जा रहा है। ये कंटेक्स्ट है टू द जो बुक्सा रिजर्व है इन एयरपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल सेड फॉरेस्ट ऑफिशियल। ये अब कंटेक्स्ट हो गया। अब हमको जानने की जरूरत है कि ये आपका टाइगर रिजर्व है, कब टाइगर रिजर्व बना, कब नेशनल पार्क बना, है ना, इसमें जो है कौन कौन सी स्पेशल जो स्पीशीज पाई जाती है ना, जानवरों की, वो देखना जरूरी है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन देखना जरूरी है, दैट्स इट। तो ये आपका वेस्ट बंगाल का नदन वाला पार्ट है जहां पर ये आपका टाइगर रिजर्व है और इसका एरिया आपका 760 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसके अलावा जो है आपका ये लाई करता है, हमने पहले ही देखा, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। इसकी जो नदन बाउंड्री है वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लगती है जो भूटान से संदर्भित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूटान और इंडिया के बीच में भी कुछ जो है आपका क्या है, वहां पर एक समझौता है इसी संदर्भ में, बताइएगा कौन सा है। अब टाइगर रिजर्व्स के बारे में यहां पूरा का पूरा मैप दिया गया है, एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पर पॉइंट कि यहां पर एटलीस्ट 284 बर्ड स्पीसीज का मतलब हैबिटाट है इस रिजर्व में। मैमल्स भी है यहाँ पर जिसमें एशियन एलिफेंट है, गौर है, सांभर डियर है, क्लाउडेड लेपर्ड है और इंडियन लेपर्ड है। ये क्रिएट किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में 1983 में, जो आपका 15th नंबर का टाइगर रिजर्व था इंडिया में, ठीक है। इसके बाद 1986 में इसको बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में वहां पर जो एरिया है 314.52। इसके बाद 1991 में इसमें और एड ऑन हुआ, 54.47 किलोमीटर स्क्वायर को ऐड किया गया बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल पार्क 1992 जनवरी में। जो मेन रिवर्स यहां से फ्लो होती है ये देखना बहुत जरूरी होता है। संकोस ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताइएगा। रायडाक है आपका, जयंती है, चुर्निया है, तुरतुरी है आपकी, और आपका फशखवा है, दीमा और नोनानी रिवर्स यहां से फ्लो होती है। ये आपका भारत के संदर्भ में बताया जा रहा है कि पूरे वैश्विक आबादी को अगर देखें टाइगर के संदर्भ में, पॉपुलेशन को ग्लोबली, तो उसका 70% जो पार्ट है बाघों का आबादी वो कहां है, भारत में है। इंडिया जो है आपका वो 53 टाइगर रिजर्व से यहां पर पूरे 18 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और जो लास्ट टाइगर सेंसस हुई थी हमारे यहाँ 2018 में हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। और टाइगर स्टेट पहले कर्नाटक था, वापस से एमपी बन गया है। एमपी आपका तेंदुआ स्टेट भी है, लेपर्ड स्टेट भी है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है साइंस टेक से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है। अभी भारत में जो उड़ीसा है उसका बालासोर जो तट है वहां से लंबी दूरी का मतलब लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, जिसको स्मार्ट बोला जा रहा है, उसको वहां से उसका सफल परीक्षण किया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि स्मार्ट है क्या। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड आपका स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद इसको डिजाइन किया गया है क्या, इनहेंस करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ठीक है ना, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है उसको इनहेंस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है तो ये आपका जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रेंज थी आपकी टॉर्पीडो की, उसके बियॉन्ड काम करेगा, है ना, मतलब इनहेंसमेंट है हमारे यहाँ रेंज में। इसके बाद ये आपका कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एडवांस 2 स्टेज आपके सॉलिड प्रपल्शन की बात की गई है ना। 2 स्टेज इसमें क्या है, सॉलिड प्रपल्शन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन भी है इसमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका जो मैकेनिकल जो आपका एक्टुएटर्स है ना, एक्टुएटर्स बोला जाता है, वो सम्मिलित है। अब इसके बारे में नहीं जानना है हमको कि इसमें हम डिटेल में जानने लगे, क्योंकि यहां पर हमारा डोमेन क्या है, हम जीएस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं ना। आपको जानना हो तो बताइएगा, उसको भी मैं ब्रीफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका हेल्प करेगा किसमें, तो भैया हमारी जो एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को इनहेंस करेगा और वो उसी संदर्भ में हमको हेल्प करेगा। स्मार्ट कैरी करके ले जाएगा, कैरीड अ टॉर्पीडो रिलीज मैकेनिज्म एंड पैराशूट डिलीवरी सिस्टम, वो भी इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि और आपके रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं डीआरडीओ के। तो यहां पर बताया जा रहा है कि दिसंबर 11 को जो आप देखेंगे
पहला जो एमसीक्यू है ये लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है वो हमको रिकॉग्नाइज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये आपका फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट विल पेव द वे फॉर फ्यूचर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मिशन। बिल्कुल ठीक है आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बोल रहे हैं ईएसए के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये गलत है आपका, ये नासा का है, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत 2 ऑप्टिकल टर्मिनल्स है, जो एक उसमें से रिसीव करेगा डेटा को फ्रॉम अ यूजर स्पेसक्राफ्ट और जो दूसरा है आपका वो ट्रांसमिट करेगा डेटा को टू ग्राउंड स्टेशन। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है आपका, है ना, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है क्योंकि ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका डेमोक्रेसी समिट अभी आयोजित की गई थी उसके बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसका एम क्या है, तो भैया ये प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करने वाले समाज के समक्ष जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं, जैसे कि कोविड-19 है, पैंडेमिक जो है आपकी, और जो आपका क्लाइमेट के संदर्भ में जो संकट है, और जो इनइक्वालिटी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि रिसेंटली जो समिट हुई है डेमोक्रेसी से रिलेटेड उसको होस्ट इंडिया ने किया है, और टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फ्रंट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड, ठीक है ना। तो ये जो है बाकी सब सही है, लेकिन इंडिया ने इसको होस्ट नहीं किया है अभी, है ना। जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है इसको किसके द्वारा किया गया, तो यूएसए ने अभी इसको क्या किया है, होस्ट किया है। लोकतंत्र को नवीनीकृत करने के लिए, निरंकुशता का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने यहां पर अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल दैट विल प्रोवाइड फॉरेन असिस्टेंस इनिशिएटिव्स। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3rd। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।